So I'm very happy to introduce to my viewers today Mr. KV Harishankar. KV Harishankar is a 2017-2021 mechanical engineering batch BTech from Shri Mata Vaishno Devi University, and after that he joined NIT Warangal in the Department of Mechanical Engineering, and his specialization is manufacturing engineering, as he has told. And I'm very happy to also share with my viewers that Harishankar is the recipient of gold medal from Shri Mata Vaishno Devi University, precisely because he was the batch topper. Apart from that he was also his department topper, so he also got the silver medal. And his whooping, जिससे मुझे कहना चाहिए, CGPA is 9.52. So Harishankar, thank you very much for joining us today. और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, how you guys maintain such high CGPA? 9.52 is like groundbreaking. इतना CGPA कैसे लाते हो, और वो भी consistently? सर बेसिकली तो मतलब कंसिस्टेंसी ही है उसका कि मतलब कोई भी जो माइलस्टोन है उसको छोटा नहीं समझना, उसका अपना सिग्निफिकेंस देना, वो भले ही माइनर एग्जाम हो, मेजर एग्जाम हो या असाइनमेंट हो, उसमें अपना 100% अगर दिया है, सरप्राइज क्विज हो, सरप्राइज क्विज हो, यस सर। और बट स्टिल इट इज लाइक 8 सेमेस्टर्स, है ना? तो एक दो सेमेस्टर में टॉप करना समझ में आता है, या लास्ट में जब लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, बट इनिशियली लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। जो लोग इनिशियली सीरियस रहते हैं वो उनको लगता है कि ओके आई हैव अचीव्ड, और उसके बाद जो है दे गो अ लिटिल बिट वेवर्ड ना। तो मतलब कि 8 मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, 8.5 तक जाना रियली डिफिकल्ट होता है, उसके बाद तो मतलब छोड़ ही देते हैं। But you like 9.52. This is like too much of CGPA, है ना? But then I also know that you deserve it, because I have also taught you a course, and we have seen that the logical abilities, the analytic capacities, as well as the amount of seriousness which you put up. But मतलब मेरा question पूछने का reason ये था that what is the elixir of say consistency? How you maintain that consistency? हमें पता है कि एक बार कैसे टॉप, दो बार कैसे टॉप, हमेशा कैसे टॉप? सर इसका तो सर क्रेडिट जाता है श्री कृष्ण को। अच्छा। उन्होंने मतलब उनका एक श्लोक भगवद गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो हमेशा से मतलब मेरे माइंड में सेट रहा है कि भले ही मार्क्स कुछ भी आए, मेनली अपना 100% देना है। उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि मैंने जो हो सकता था वो किया, फिर कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो इसी एम से मैं चलता हूँ, और मेरा मतलब ये गोल रहता है कि अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से अच्छा करना है। तो मेनली इसी एक माइंडसेट के साथ मैं करता गया जो किया, और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मतलब अगर 1-2 नंबर से पॉइंटर छूट रहा होगा तो मान जाते थे, और except for us, huh? That's really nice. That's really nice. अच्छा, एक चीज और, and this is definitely for the aspirants of GATE examination, कि जैसे कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं they prepare for GATE, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन गेट। मतलब गेट के थ्रू लड़के NITs एंड IITs तो जाते ही हैं, बट साथ में दे आल्सो गो एंड जॉइन PSCs, है ना? देयर हैज बीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ गेट। तो अगर सपोज किसी बच्चे को गेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट? सर बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो बीटेक के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से ही एक मतलब बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा मुझे गेट लिखना है। ये मुझे आइडिया था कि मुझे बीटेक के बाद एमटेक तो करना है, तो इसके लिए गेट तो लिखना है, ये मैंने प्लान कर लिया था। Okay. तो जो भी सब्जेक्ट्स थे उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना, सेमेस्टर एग्जाम्स में हो या जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसमें अपना 100% ध्यान देना। और इसके बाद जो सीरियस रिगरस प्रिपरेशन है वो मैं सजेस्ट करूंगा कि थर्ड ईयर से स्टार्ट किया जाए। थर्ड ईयर से स्टार्ट,
हाँ, हम्म, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने लगभग सितंबर के आसपास हम्म, स्टार्ट किया था गेट का प्रिपरेशन। हम्म। तो और तो कितना टाइम लगा होगा प्रिपरेशन में, मतलब सीरियस प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से फोकस्ड हैं तो आप अपने सब्जेक्ट्स को जो है प्रॉपरली फोर्टिफाई करते हुए चल रहे हैं, बट से अगर हम उसकी बात करें कि दैट आई एम गोइंग टू नाउ गो फॉर द ऑनस्लॉट, है ना, तो वो टाइम कितना लगा? मेरे हिसाब से सर सीरियस प्रिपरेशन 1.5 से 2 साल तक लगता है। ओके, तो मतलब करीब करीब सेकंड ईयर के बाद से जो है लोगों को स्टार्ट कर ही देना चाहिए प्रॉपर ऑन यस। स्लॉट पे आ जाना चाहिए। ओके, तो हाउ वाज योर जर्नी लाइक कि when you took gate examination then you applied for Warangal and you joined NIT Warangal, या उसके छोड़ के भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे but then you chose among them NIT Warangal? ऑप्शंस हैं आईआईटीज, और हम्म, आईआईटीज का अलग चलता है, उसका हम्म, सीओएपी करके है, और हम्म, एनआईटीज का और बाकी यूनिवर्सिटीज का अलग है, सीसीएमटी करके। हम्म, तो आईआईटीज में भी मैंने अप्लाई किया था, हम्म, सारे ब्रांचेस में नहीं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, हम्म, अ, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हम्म, इन्हीं मेन डिपार्टमेंट्स में मैंने अप्लाई किया था। तो हम्म, उसमें तो खैर हार्ड लक नहीं मिला। हम्म, तो फिर एनआईटीज का राउंड चला, उसमें मुझे पहले मिला एनआईटी सूरतकल में मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ओके, तो उसमें जो भी प्रेफरेंस डाला था उसके हिसाब से मुझे पहले 3 राउंड में एनआईटी सूरतकल ही मिला था। ओके, लेकिन अगले राउंड में मुझे एनआईटी वारंगल में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मिल गया, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही आता है। ओके, तो इसलिए मैंने ये चुना। तो NIT वारंगल चुन लिया, है ना? तो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में ही रहे rather than shifting to say materials and metallurgical engineering, you actually chose mechanical engineering. So यस। that was good. Acha, now since you have experience of say a moderate institution, if I can call our institution, as well as above moderate institution like NITs. So what is basically the difference in the environment as well as teaching? सर एनवायरनमेंट में डिफरेंस तो अ, एक मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन, Hmm. वहाँ पे एसएमवीडीयू में मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे टीचर्स। Hmm. मतलब डाउट्स के अलावा भी बहुत मतलब पर्सनल पर्सनल कनेक्ट बन जाता था। ठीक लेकिन है। यहाँ पे एनआईटी वारंगल में एक प्रोफेशनल रिलेशन है कि हम्म। ज़्यादा सब्जेक्ट से हटकर बात नहीं करते टीचर्स, ज़्यादा ओके। अ, जैसे क्लास में उतना ज़्यादा जोक्स वगैरह भी सुनने को नहीं मिलता। हम्म। और एक तो ये है, दूसरा है रिगर का, हम्म। कि यहाँ पे थोड़ा और रिगरसली मतलब ट्रेन किया जाता है। एनवायरनमेंट में मतलब कि अमंग दी स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स का एनवायरनमेंट कैसा रहता है? स्टूडेंट्स भी सर, एसएमईडी में मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो एकदम सीरियस थे। मेरे हम्म। क्लास में ही 3-4 लोग थे बहुत हम्म। जो मतलब स्टूडियस थे। हम्म। लेकिन इन जनरल उनको मतलब किसी तरह डिग्री क्लियर करना है, उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हम्म। मार्क्स से या सीजीपीए से। हम्म। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है क्लास अटेंड करने के लिए बहुत मतलब रेडी हैं। यहाँ पे हम्म। कोई मास बंक वाला सिस्टम उतना मुझे देखने को नहीं मिला। ओके। एसएमबीडी में तो मतलब फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे लोग रूम में बंद करते थे ताकि मैं क्लास में जाऊं। ऑब्वियसली यू आर लाइक यू नो दिस स्टूडियस गाय, है ना, कोई मतलब नहीं किसी से, सिर्फ पढ़ाई करना है तो तुम्हें तो रूम में लॉक करना ही पड़ेगा अगर मास्क बंद करना हो तो। हाँ, वो बात तो सही है, वो बात तो सही है। अच्छा, मतलब कि गिवन दैट आई विल आल्सो लाइक टू learn from you that are you only into studies and you do not pursue anything, or you must be having some hobbies and I will like you to disclose this as well, क्योंकि मुझे नहीं याद है कि तुमने कॉलेज में कुछ भी किया है except for studies, है ना, but there must be certain things which you must be doing and stuff, तो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। सर पढ़ाई के अलावा भी मतलब फ्री टाइम में मैं मूवीज देखता हूँ सीरीज हम्म। देखता हूँ। हम्म। मतलब म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट है, हम्म। और थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन ये सब।
दैट काइंड ऑफ गाय यू आर, है ना? तो वो तो चीज है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कोई एक्स्ट्रा करिकुलर या कोई गेम स्पोर्ट्स कुछ समथिंग लाइक दैट? सर बचपन से ही स्पोर्ट्स से थोड़ा मतलब मैं हट के रहा हूँ ओके। उतना। अगर खेलता भी हूँ तो उतना थोड़ा नॉन फिजिकल स्पोर्ट्स जैसे चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, ये इंडोर गेम्स खेलता हूँ। ओके। और बाकी ऐसे मतलब कि कोई को करिकुलर एंड दिस एंड दैट नहीं किया? को करिकुलर में सर एक तो कोई, म्यूजिक है, मतलब हाँ, मैं बट डू यू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट और यू सिंग और ये यू? सर कीबोर्ड, हाँ, अच्छा, यू प्ले कीबोर्ड। ये सर तो बट यू लेकिन हैव नेवर डन इट ऑन द यूनिवर्सिटी ना, ये मुझे पता है। नो सर। हाँ, वो वही वही वही, यू शुड हैव प्लेड कीबोर्ड। उसमें क्या है, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन सर डू इट। अच्छा, एक चीज और पूछनी है मुझे, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम्हारे बारे में, एंड दैट इज कि यू रियली डू नॉट हैव एनिमीज। You only have friends or people who like you, okay, are okay with you, but there are no enemies. How do you maintain this amount of say maturity as well as composure at this early age? Because you are in your early 20s, है ना? You have not crossed the, and when you were here you were a teenager going towards 20, right? So how, and I have never seen you fighting with anybody, I have never seen you like even raising your voice against somebody or raising your voice for some reason or the other. You have been cool, calm and this and that. कैसे मेंटेन किया? सर मतलब शुरुआत में तो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे फर्स्ट ईयर में, हम्म। मेनली ये मास बंक से रिलेटेड या ऑब्वियसली वो तो है ही कि आप पढ़ना चाहते हो और आपको अगर कोई पढ़ने नहीं देगा तो वो तो यू हैव द राइट टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दैट, वो तो है। एंड देयरफॉर आई सीरियसली आल्सो यू नो नेवर सपोर्ट मास बंकिंग। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इसी कारण से कि मैं बोलता हूँ कि कोई ना कोई बच्चा होता है जिसको पढ़ना होता है, तो अगर आपको नहीं आना है आप मत आओ, लेकिन मास बंक का कॉल मत करो। तो यू आर अमंग वन ऑफ देम। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको क्लास करनी होती है, वो पढ़ने आते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी होते हैं जो पढ़ने आते हैं, तो उनको पढ़ाना जरूरी है। तो वो चीज है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, बिकॉज एज आई कैन सी यू, एज आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल बाय नेचर। तो मतलब ये कब स्टार्ट किया एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू डू सो दैट यू कैन कीप योरसेल्फ सो काम एंड कूल? बेसिकली स्टार्ट हुआ था मेरा क्लास 12th में। उसमें मतलब क्लास 11th में मतलब मेरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव ईयर रहा था कह सकते हैं। 2015 में मतलब अंदर से ही पूरा नेगेटिविटी भर गया था। तो एक्चुअली मेरे पापा ने सजेस्ट किया कि बेटा तुम रोज जाओ मंदिर जाओ। तो वहाँ पे पास में ही BHU में विश्वनाथ मंदिर है। हाँ। तो मैं रोज जाता, सुबह दर्शन करता, फिर स्कूल जाता। तो एक रूटीन बन गया और पॉजिटिव वाइब्स आने लगे। तो और मैं थोड़ा थोड़ा भगवत गीता भी पढ़ने लगा। उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई। फिर SMBDU जब ज्वाइन किया तो मतलब माता वैष्णो देवी के एम्बियंस में तो वहाँ पे एक अलग एटमॉस्फेयर मिला। और मतलब एक फिलॉसफी डिपार्टमेंट में भी मतलब बार बार सेशंस होते थे, टॉक्स होते थे, सेमिनार्स होते थे इसके रिलेटेड। तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेडिटेशन के बारे में। और जो NSS के अंडर योगा वर्कशॉप्स होते थे उसमें भी बहुत हेल्पफुल हुआ। और उसी समय मैं थोड़ा स्वामी विवेकानंद के आइडियोलॉजी से भी इंस्पायर हुआ। आज भी उनसे काफी इंस्पायर्ड हूँ और वो चलता जा रहा है। That's really nice because you started at a early age. In fact, that's not very early, but still quite early, I will say. And if you have started like your journey for meditation ho, spirituality ho, religious ho, कुछ भी हो, but if you have taken that path say somewhere around 17, है ना? आपकी एज कितनी रही होगी? तो 17 के आसपास रही होगी when you started, 16 to 17, है ना? तो 17 के आसपास अगर आपने स्टार्ट किया है and you went to the temples, then आपने गीता पढ़ी या आप शिव नहीं, यू आर द डिवोटी ऑफ हरि, है ना, कृष्णा।
and you have also started reading Swami Vivekananda, and if you are inspired by the spiritual journeys of them as well as the learnings from them, और साथ में मेरे ख्याल से मेडिटेशन वगैरह भी करते ही हो, तो Yes, दैट कैन डेफिनेटली कूल यू डाउन। तो मुझे कोई ऐसी मेडिटेशन टेक्निक बता सकते हो, या अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली, कि जो कि थोड़ा सा हेल्प करती है काम डाउन करने के लिए या कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन जो है लैक करती है, दे कैन नॉट सिट फॉर मोर देन 15 मिनट्स, है ना, या 5 मिनट्स उसके बाद वो भाग जाते हैं, पढ़ाई उसके लिए कहीं नहीं कर पाते। तो कुछ बता सकते हो एनीथिंग व्हिच यू हैव फेल्ट? सर मेरे हिसाब से बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन मुझे लगा, एक तो ये ब्रेथ मेडिटेशन, अपने ओके। ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना, क्योंकि ब्रेथ जो है डायरेक्ट माइंड के साथ उसका कनेक्शन है। अगर माइंड एजिटेटेड होगा तो ब्रेथ भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होगा, लेकिन अगर हम ब्रेथ को कंट्रोल करें तो माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। ब्रेथ को सिस्टमैटिक रिदमिक करें तो माइंड एकदम काम हो जाता है, और हमें अपने अंदर के थॉट्स को हम डायरेक्ट अपने सामने देख सकते हैं। और एक बार थॉट्स का अवेयरनेस हो गया तो वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं और माइंड अपने आप क्लियर होने लगता है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आता है, अगर हर दिन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें तो रिजल्ट्स जल्दी आ सकते हैं। एंड जैसे कि स्टूडेंट्स कभी कभार ये भी पूछते रहते हैं मुझसे, या और भी बहुत सारे लोगों से शायद पूछते होंगे, कि व्हाट इज द राइट टाइम टू गो फॉर मेडिटेशन। एक तो ये चीज बता, दूसरा कि लाइक कि सपोज समबडी वांट्स टू स्टडी, तो कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, या किस तरीके से थोड़ा सा करना चाहिए, मतलब कि if you are the say mentor of a student, so how you will like to schedule a day for a student who has classes say suppose from 9 to 5, है ना, या मान लेते हैं कि 9:30 से 5:30 तक उसकी क्लासेस है, तो कैसे उसको रीशेड्यूल करना चाहोगे? मेडिटेशन तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियल टाइम वो है सुबह के टाइम जब सनराइज हो रहा हो और शाम के टाइम जब सनसेट हो रहा हो। इन दोनों टाइम्स पे एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर एकदम काम रहता है, शांत रहता है, और इस समय हम और अच्छा कंसंट्रेट कर पाते हैं, और ये टाइम स्टडी के लिए भी सूटेबल है। और बाकी तो हमारे मतलब टास्क के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से कभी भी जब टाइम मिले पढ़ लेना चाहिए और मेडिटेशन कर लेना चाहिए। Okay. मतलब कि you are not opening or spilling your secrets right now. But that's really okay. Anything more which you will like to tell to like the students of mechanical engineering always feel कि भाई ज़्यादातर जॉब्स जो हैं सॉफ्टवेयर के हैं, हमें हमारे लिए कोर जॉब्स नहीं होते हैं, this and that. So and I'm pretty sure that you also got a placement from Shri Mata Vaishno Devi University, right? And हाँ. ऑलमोस्ट सर, एक्चुअली एक कंपनी में मतलब इंटरव्यू हो गया था और उसमें थोड़ा वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन तब तक मुझे एमटेक में एडमिशन हो गया, और फिर जॉब को परस्यू करने से अच्छा मुझे लगा कि मास्टर्स ही कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जॉब पर्सपेक्टिव से अगर देखें, और अगर कोई स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करता है एसएमईटी में, तो जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसके पास क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या उसको करना चाहिए, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी विल गो फॉर हायर स्टडीज, राइट? तो जो लोग जॉब पर्सपेक्टिव से, अपार्ट फ्रॉम की सॉफ्टवेयर जॉब तो एक होता ही है जो कि ओपन होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं? सर एक तो बहुत बड़ा रिसोर्स है लिंक्डइन। लिंक्डइन से आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा है गवर्नमेंट एग्जाम्स, जैसे गेट के थ्रू बहुत सारे पीएसयूज लेते हैं, और उनका पैकेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। और फिर मेनली कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स पे फोकस करें तो अच्छा है। क्रियो, पैरामेट्रिक सिखाया जाता है, एनसिस सिखाया जाता है, तो इन सब में एक कमांड हो तो कंपनीज अट्रैक्ट होंगी, और थोड़ा सा सीजीपीए भी ठीक ठाक 8 to 9 के बीच में अगर रहे तो ये आइडियल है प्लेसमेंट के लिए। What is your suggestion to students of mechanical engineering who really want to pursue higher studies?
हायर स्टडीज के लिए एक तो गेट है, मतलब गेट स्कोर के थ्रू ना ही एमटेक, बल्कि अभी इंडिया में आईआईटीज में एमएस का भी ऑप्शन है। वो आईआईटी में एमएस का। 3 इयर्स का रिसर्च प्रोग्राम है। उसमें ज्यादा कोर्स वर्क नहीं होता, बल्कि उसमें सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है। तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा, हम फॉरेन कंट्रीज में एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक अच्छा एसओपी बनाना होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तो ये सब इंटरनेट में मतलब देख के, अगर फॉरेन जाने का इंटरेस्ट है, और एमएस में मुझे लगता है थोड़ा ये कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है और अफोर्डेबल है तो बिल्कुल परस्यू करें। और हायर स्टडीज में मतलब तो एमएस करने जो लोग जाते हैं उनको जीआरई लेना पड़ता है कि टॉइफल लेना पड़ता है कि आईएलटीएस लेना पड़ता है, क्या है उनका रिक्वायरमेंट? ये सर वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे यूएस के लिए मुझे लगता है जीआरई चाहिए, और यूरोप के लिए शायद आईएलटीएस या टॉफल है, इतना उससे हो जाता है। और कोई तरीका जिसके थ्रू जो है लोग हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हैं? सर हायर स्टडीज के लिए मतलब अगर मास्टर्स करना है तो एमएस और एमटेक है, नहीं तो बीटेक के बाद हम डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। ये कहाँ से कर सकते हैं? कहाँ सर? आईआईटी से ऑफर करती हैं। तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी एक तो गेट स्कोर देखा जाता है, फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स में रिटन टेस्ट भी होता है, कुछ में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है गेट स्कोर के बेसिस पे। तो इन स्क्रीनिंग के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए हम एडमिट हो जाते हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो फिर से एक बार मैं पूछ लेता हूँ, हालांकि तुम बताओगे नहीं, कि कंसिस्टेंसी का मंत्र क्या है? Consistency is the mantra that I know, but what is the mantra for consistency? Sir, consistency basically small daily habits से बनता है। अगर हम उन छोटे छोटे डेली के हैबिट्स में अपना कंट्रोल बना दें तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी बन ही जाता है। वही छोटी छोटी चीजें जिनको कि अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं और उस पर स्टिक कर पा रहे हैं तो फिर मैनेज हो जाता है ना। ओके, so thank you हरिशंकर, it was really nice talking to you and spending some time with us, because मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को जो है इस तरीके के चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, that how people who are having such high CGPA and what are the ways of thinking. लेकिन I'm very glad that you also shared with us the spiritual journey of yours, because वो एक बहुत important role play करता है, especially at an early age, if you will like to cool and calm down yourself and pursue something of higher interest, क्योंकि usually एक young mind में brilliance तो होता है लेकिन coolness नहीं होता है, तो उसके कारण से जो है वो स्केलर कितना भी हाई हो, अगर वेक्टर प्रॉपर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है। बट या इफ यू कैन डायरेक्ट इट, so channelize it properly, so things get better. Anyways, thank you so much, Hari. Thank you.